नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 2 सालों से रह रहे साइबर ठगों को केरल पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से रांची पुलिस ने धर दबोचा। कुल 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। रांची पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से महंगे आईफोन, 85 एटीएम कार्ड्स, 2 लग्जरी कार, एक BMW बाइक सहित बुलेट और एक बाइक के अलावे 1,39,250 रुपए नगद बरामद कर जब्त किए हैं। बता दें कि रांची में रहकर ये अपराधी पूरे भारत में साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस अपराध में और भी कई लोगों के शामिल होने की जानकारी दी। उसके बाद से रांची पुलिस मामले की और भी गहराई से जांच में जुट गई है। अपराधियों के अनुसार वे लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इस तरह का अपराध करते हैं। एर्नाकुलम कोच्चि की एक टीम हम लोग को एक सूचना दिया कि रांची स्थित कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा एर्नाकुलम के निवासी शोभा मेनन से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि लॉटरी निकलने की बात को लेकर के पिछले 1 वर्षों से इन्होंने 1.5 करोड़ की लॉटरी के नाम पे इनके द्वारा वसूल की गई है, ठगी की गई है। इनके द्वारा इस पर एक एर्नाकुलम में एक केस है 2684 क्राइम ब्रांच के द्वारा दर्ज किया गया है। उसके उपरांत इस पर इनके द्वारा टीम के द्वारा कार्य किया गया है और इनके सहयोग से कल हम लोग संयुक्त अभियान चला करके रांची पुलिस की तकनीकी सेल और सुखदेव नगर पुलिस के द्वारा एक विधिवत हम लोगों ने इनके चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोगों ने इसकी 4 अपराधियों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार किया है। ये जहाँ तक इस घटना के संदर्भ में मेरा बताना है कि ये चारों साइबर अपराधी काफ़ी शातिर हैं और इनका काम है कि भोले भाले लोगों को मोबाइल फ़ोन के द्वारा लॉटरी लगने के नाम पर इनसे पैसे की राशि जो है वो 10,000, 20,000, 25,000 करते हुए इनके द्वारा जो है वसूल की जाती है। और एक बार जब इनको OTP और कुछ अपना प्राप्त हो जाता है तो फिर इनके द्वारा साइबर का अपना पूरा ये रास्ता अपना खोल लेते हैं। यहाँ एक अलग चीज़ ये है कि इनके द्वारा अलग फर्जी पासबुक जो है वो इनके द्वारा दिए जाते हैं और साथ साथ में भोले भाले लोगों को पासबुक उनको कमीशन के नाम पर उनसे दिया जाता है कि आपको कमीशन आपको देंगे, आपके पासबुक में ये राशि आएगी। इस आलोक में इनके द्वारा काफ़ी जो है ठगी की बातें उभर कर आई हैं। अभी रांची पुलिस केरल पुलिस के साथ में हम लोग और भी कितने कांडों में इनके द्वारा घटना अंजाम दिया गया है इसको हम लोग पता कर रहे हैं और उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। इधर राजधानी रांची के मोराबादी में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला और पुरुष ईस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, असम और बिहार की महिला और पुरुष टीम भाग ले रही है। बताते चले कि ये प्रतियोगिता 24 से 23 सितंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 34 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर ने बताया कि इस तरह के आयोजन से हॉकी खिलाड़ियों को आगे बेहतर मौका मिलेगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की। शुभकामना देते हैं सभी खिलाड़ियों को, सभी राज्य के आए हुए सभी खिलाड़ियों को अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे और राज्य के साथ साथ देश का भी नाम ऊंचा करे। ये वो बहुत खुशी की बात है। हमारी सरकार ने अप्रोच किया था हॉकी इंडिया से, जो इतना बड़ा यहाँ आयोजन का हम लोग को मौका मिला, इस झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहला चीज़ है कि फर्स्ट हॉकी इंडिया की ओर से सब जूनियर का जिम्मा हॉकी झारखंड को दिया गया और ये बहुत बड़ी बात है कि ये आयोजन हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करा रहे हैं। सभी को अच्छे ढंग से रहना, खाना और खुद मैं 2 बजे रात तक रहता हूँ और मेंटेन करता हूँ। और परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो सभी बच्चे नए हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। झारखंड की बेटियाँ भी अच्छे कर रही, आज की बच्चे भी अच्छे करेंगे। राज्य के व्यवसायियों और उद्योगपतियों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट की नई कार्यकारिणी के लिए रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल प्रांगण में सुबह 9 बजे से मतदान जारी है। दोपहर करीब 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद परिणाम पर लोगों की नजरें होगी।
निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए ऑनलाइन मतदान और उसके लिए मिली पर्ची को मतदान पेटी में डालने की व्यवस्था की गई है। वोटरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 20 काउंटर और 26 बूथ बनाए गए हैं। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 बूथ अलग से बनाए गए हैं। बताते चले कि राज्य भर के 3798 मतदाता 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करेंगे। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को भी अपने वोटरों से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जीत ही उनकी उम्मीदों को कायम रख सकता है। ये एक तरह का हमारा उत्सव है, सालाना उत्सव। जैसे साल में एक बार दिवाली का त्यौहार आता है, दशहरे का त्यौहार आता है, वैसे ये चैम्बर का त्यौहार है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे वातावरण में मिलजुल के मनाते हैं। पिकनिक का सा माहौल है, बाहर खाने पीने की तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। मेंबर आते हैं, अपना वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, अपने मन के अनुसार अध्यक्ष और सचिव कौन बनेंगे उसके हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो 39 कैंडिडेट्स हैं उसमें 21 का चुनाव होगा और वो 21 फिर मिलके अपना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चुनेंगे। यही प्रक्रिया है। मुझे बहुत उम्मीद है अपने वोटरों से, अपने मेंबरों से। मैं पिछले साल भी अध्यक्ष था और लोगों ने मेरे काम को देखा है और मेरा जो काम बीच में बचा हुआ है उसको ये आगे बढ़ाने के लिए मुझे फिर अवसर दिए हैं कि नहीं, आप एक साल और रिपीट कीजिए और काम करके दिखाइए। और मैं इन्हीं लोगों की भावना को देखते हुए पुनः अध्यक्षीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। और ये एक महोत्सव जो हम लोग चुनाव का महोत्सव मनाते हैं, वो उत्सव में आप देख रहे हैं कि कितना भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। कोई डाल्टनगंज से, कोई गिरिडीह से, कोई रामगढ़ से, कोई दुमका से, ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं। वहीं चक्रधरपुर में आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा मनाए जाने वाले प्रकृति पर्व कर्मा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कर्मा पूजा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चक्रधरपुर के कुर्मी समाज द्वारा पोटका के उलीडी मोड़ से आसनतलिया मोड़ तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में चक्रधरपुर के 50 से भी ज्यादा गांव से कुर्मी समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया और कुरमाली गीत गाए गए। शोभा यात्रा में सोनवा प्रखंड के भी लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा की खास बात ये रही कि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं और युवतियां कुर्मी समाज के पारंपरिक परिधान में थे। डीजे के साथ साथ हाथ में मांदा, ढोल, नगाड़ा बजाते हुए लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। कर्मा पूजा को लेकर छोटा नागपुरी कुड़माली समाज में उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। समाज के युवा नेता बसंत महतो ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी सामाजिक रीति रिवाज से दूर होती जा रही है। युवाओं में जागरूकता लाने और समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। उनको सड़कों पर हम लाते हैं। असल में क्या है कि इनके महत्व को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कर्म पर्व जो है प्रत्येक घरों में मनाया जाता है, प्रत्येक घरों में मनाया जाता रहा है। लेकिन जैसे मेरे घर में होता था, पहले सारे गांव के लोग आते थे, अपने वाद्य यंत्रों के साथ आते थे, रात भर जागरण होता था, विभिन्न गांवों की टोली आती थी। लेकिन अभी युवाओं का रुझान है ना उनका रुझान है, क्योंकि यहाँ डीजे आ गया है। पारंपरिक जो लोकगीत है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, रिकॉर्डेड गाने बज रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जो सामाजिक परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने बना कर गया है, जो वैज्ञानिक एक बार फिर जो है उसके हमारी समृद्ध संस्कृति हो रहा है, उसको फिर जगाने का काम किया जाए। इसीलिए मैं बार बार बोला कि जागरूक करना चाहिए। वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया में दुर्गा पूजा मैदान के पास जमीन पर दखल कब्जा दिलाने पहुंचे सरायकेला व्यवहार न्यायालय के कर्मियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भारी विरोध के कारण न्यायालय कर्मियों को बिना दखल कब्जा दिलाए वापस लौटना पड़ा। गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान के पास सत्यनारायण मिश्रा उर्फ बाबू मिश्रा की 2.5 डेसिमिल जमीन पर बने घर पर स्थानीय मोहिनी पाल एवं उनकी पत्नी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसे सरायकेला व्यवहार न्यायालय के आदेश पर कोर्ट के नाजिर एवं न्यायालय कर्मी दखल दिहानी दिलाने पहुंचे थे। इस बीच मोहिनी पाल एवं स्थानीय लोगों द्वारा कोर्ट कर्मियों का भारी विरोध किया गया। घंटों चले इस विवाद के बाद अंत में कोर्टकर्मी बिना दखल दिहानी दिलाए वापस लौट गए। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों का विरोध जमकर हुआ, जिसके चलते घर के बजाय पास के पोल पर ही नोटिस चिपकाकर कोर्टकर्मी वापस लौट गए। इस संबंध में मोहिनी पाल एवं परिजनों द्वारा बताया गया कि जमीन मामले को लेकर इन्होंने ऊपरी अदालत में अपील कर रखी है।
जो विचाराधीन है, जिस पर नजीर एवं कोर्ट कर्मियों का कहना था कि उनके पास स्टे ऑर्डर नहीं है, लिहाजा उन्हें घर एवं जमीन खाली करनी पड़ेगी। लेकिन विरोध के चलते ये टल गया। आगे कोर्ट कर्मियों द्वारा न्यायालय को विधिवत सूचित किया जाएगा। रक्त का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल रक्त को दान कर एक दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसी मुहिम को लगातार आगे बढ़ाने वाले रक्तदान शतक वीर अरुण पाठक अपने पूरे परिवार के साथ रक्तदान कर आज समाज में एक प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी 56 वर्षीय अरुण पाठक ने अब तक 137 बार रक्तदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रविवार 24 सितंबर को अपने 56वें जन्मदिन पर इन्होंने रक्तदान किया। इस तरह अब तक 137 बार रक्तदान कर रक्तदान महादान की इस मुहिम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इस मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बेटी और बेटा भी चल रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर रागिनी पाठक ने अब तक 8 बार और छोटे बेटे अनुराग पाठक ने 18 बार रक्तदान कर पिता का हौसला बढ़ाया है। महज शौकिया तौर पर अरुण पाठक ने जब कॉलेज के दिनों में रक्तदान किया था तब उन्हें भी नहीं पता था कि इस मुहिम को ये इतना आगे बढ़ाएंगे। आगे इसी तरह उनका रक्तदान का क्रम चलता रहा तो उनकी गिनती देश में सर्वाधिक रक्तदान करने वाले शख्स के रूप में हो सकती है। हालांकि अब तक इन्हें आधिकारिक तौर पर यह खिताब नहीं मिला है, लेकिन ये आगे इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक कर मुहिम को आगे बढ़ाने वाले अरुण पाठक बताते हैं कि रक्तदान को लेकर आज भी लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, लेकिन इन भ्रांतियों को खत्म करते हुए वे लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 90 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से रक्तदान करता है वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। वहीं इनके सुपुत्र अनुराग पाठक बताते हैं कि पिता को बचपन से रक्तदान करता देख इन्हें भी रक्तदान करने का शौक जगा, जो 18 साल की आयु पूरा करने के बाद अब इनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। मेरा मानना है कि इंसान को ब्लड लगातार देते रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो बनाया नहीं जा सकता। जो मालिक ने दिया है उसको शेयर करना ही एकमात्र उपाय है। और दूसरा बात, इसके लिए हम इस तरह से कहना चाहेंगे कि ब्लड देने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ब्लड नहीं देने से ज्यादा नुकसान। आप देखिए कि जो लोग भी ब्लड देते हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। अगर उन लोग कम एक्सरसाइज भी करते हैं, खान पान थोड़ा सा अव्यवस्थित भी है, तो जो भी नेगेटिव चीजें बनी वो उसके ब्लड के साथ निकल जाती है और पॉजिटिव चीजें नए रूप में फिर से खुद के बदन में आती है, जो खुद के लिए फायदेमंद है। ये सारी बातें मैं देने वाले के फायदे की कर रहा हूँ। असल में देखिए क्या है कि जब मैं 18 साल का था, मतलब अभी राइट नाउ मेरा एज 25 साल के आसपास है, 25 साल 26 होने वाला है। तो जब मैं 18 साल का था तो मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था कि 18 साल से मैं ब्लड दे पाऊँ। ठीक है, तो 18 साल से लेकर के आज 25 साल हो गया, हर 3 महीने में मैं खुद ब्लड दे रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ ब्लड बैंक में जो अपना बिस्टुपुर वाला ब्लड बैंक है, तो काफी ज्यादा ये प्रेरणा का एक चीज है जो मतलब ब्लड देना, किसी का मदद करना, किसी का सहायता करना, ये एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा चीज है। और जमशेदपुर के व्याहुत कलवार समाज की ओर से वार्षिक उत्सव सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल देवता की पूजा की गई और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। व्याहुत कलवार समाज का इस वर्ष 48वां वार्षिक उत्सव सम्मेलन समारोह सांची के बारी मैदान क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कुल देवता बलभद्र की पूजा की गई। उसके बाद बच्चों के लिए विभिन्न तरह के खेलकूद और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों के संगीत की धुन पर समाज की महिलाएं जमकर थिरकी। आपको बता दें कि व्याहुत कलवार समाज बनिया जाति और उससे जुड़ी व्यवसायियों की संस्था है। इस समाज की पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले में लगभग 10,000 की आबादी है। इस मौके पर अध्यक्ष विपिन बिहारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के लोगों में एकजुटता आती है, एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने का एक मंच मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय मंत्री के सहयोग से जल्द ही उनका अपना एक भव्य भवन होगा, जो संगठन को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। ये हमारा समाज व्याहुत कलवार समाज जमशेदपुर है। इसके तहत हमारे समाज में हमारे
कुल देवता बलभद्र भगवान की पूजा अर्चना होती है और इसी के बहाने हमारे सारे ब्याहुत कलवार समाज का पारिवारिक मिलन समारोह भी हो जाता है। इसमें हम अपने मेधावी बच्चों को पारितोषिक देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और आगे के विचार विमर्श होता है कि कैसे हमारा समाज को आगे बढ़ाया जाए। खेलकूद होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और अपने समाज के लिए हम लोग नई नई योजनाएं लॉन्च करते हैं जिससे हमारा समाज का कल्याण हो, विकास हो। आज हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी आए थे। उन्होंने भी हमारे पास अभी समाज का कोई भवन नहीं है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग जमीन उपलब्ध कराइए, मैं भवन पाने का काम करूंगा। इसी तरह से हम लोग मेनली मैंने हमारा समाज जो है अपने लोगों के उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए तत्पर रहता है, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो, विकास हो। इधर जमशेदपुर के बारीडी स्टूडेंट्स क्लब द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा का सफल आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारीडी स्टूडेंट्स क्लब श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा एवं काली पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से करने जा रहा है। माता की पूजा का ये 32वां वर्ष है। इस वर्ष मां दुर्गे की आकर्षक प्रतिमा के अलावे महाअष्टमी के दिन भव्य आरती के साथ 1008 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जो लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं कमेटी ने प्रशासन से पूजा पंडाल में प्राथमिक उपचार, अग्निशमक उपकरण एवं पानी की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। ये हमारा पूजा बारीडी स्टूडेंट क्लब का ओल्ड बारीडी में 1991 से होता आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने पूजा का आयोजन किया है और इस पूजा में हमें हमारे कॉलोनी वासियों का बहुत सहयोग प्राप्त होता है। सारे कमेटी मेंबर अपना पुरजोर प्रयास के साथ इसको हर वर्ष सफल बनाते हैं। इस बार भी माता रानी की कृपा से हम पूजा सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। चक्रधरपुर के इतवारी बाजार स्थित K2 कॉम्प्लेक्स में अंकित मेमोरियल हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों द्वारा घर में बेकार पड़ी चीजों को क्राफ्ट कर बेहतरीन और सुंदर सुंदर मॉडल बनाए गए, जिसे देख सभी लोगों ने बच्चों में छुपी प्रतिभा को सराहा। इस दौरान अंकित मेमोरियल द्वारा लाइव शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में K2 कॉम्प्लेक्स में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रांकन प्रतियोगिता, हस्तकला प्रतियोगिता और लाइव शो प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मालूम रहे कि हर साल अंकित मेमोरियल द्वारा बच्चों में छिपी कला को मंच देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चित्रांकन और हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मौके पर आयोजक रेलकर्मी A.K. पांडे ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद किया। अभिभावकों ने भी इस प्रतियोगिता के आयोजकों की प्रशंसा की। इस दौरान सरिता पांडे, अमन पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दरअसल इस प्रतियोगिता का आयोजन रेलकर्मी A.K. पांडे अपने बेटे अंकित की याद में करते हैं, जिसका वर्षों पहले असामयिक निधन हो गया था। जो हर साल अपने बेटे की याद में एक ड्राइंग कंपटीशन, इसे ड्राइंग कंपटीशन कहना तो मुझे लगता है कि मेगा बोले, क्योंकि इस बार भी कम से कम 500 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और उसके बाद भी उनके पास में एंट्रियां लगातार आ रही थी। ये पता चलता है कि बच्चों के बीच में ये अंकित मेमोरियल ड्राइंग कंपटीशन कितना लोकप्रिय है और लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।